तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की सेकंड वीडियो में। जिस वीडियो के अंदर हम आज टेलर साहब की बात करेंगे और कोशिश करेंगे पूरा का पूरा चैप्टर ही वाइंड अप हो जाए। ठीक है बेटा, चैप्टर को पढ़ो। नाम है फास्ट ट्रैक, लेकिन मैं पढ़ा पूरी डिटेल से कोशिश रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, टर्मिनोलॉजी है, वो सब मार्क कर रहा हूं, जो आपको हेल्प करेगी जब हम केस स्टडी भी इसकी चैप्टर की करेंगे बाद में। तो देखिए, सबसे पहले जो ये टेलर साहब है ना, ये थोड़े से ना सख्त नेचर के हैं, थोड़े रिजिड नेचर के हैं। ये पहली बात, इनमें और फ्योल साहब में क्या फर्क है? देखिए, फ्योल साहब जो थे ना, वो टॉप मैनेजमेंट को हमेशा गाइडेंस दे रहे थे कि आप ऐसा कर लो, आप डिवीजन में रह, आप डिवीजन ऑफ वर्क कर लो, आप डिसिप्लिन में भी रहो, आप कंपनी को, एम्प्लॉय को बार बार स्टेबिलिटी और पर्सनल रखना चाहिए, बार बार निकालना नहीं चाहिए, कि कंपनी को कितनी सैलरी देनी चाहिए। यानी वो टॉप मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर दे रहे थे। जो टेलर साहब हैं, ये फैक्ट्री लेवल के ऊपर प्रेशर देते हैं, यानी प्रोडक्शन के ऊपर प्रेशर देते हैं। तो ये अभी मैं डिफरेंस जब लास्ट में पढ़ाऊंगा फ्योल और टेलर के बीच में, आपको और बहुत ज्यादा चीजें इजी समझ में आएंगी। तो सबसे पहले टेलर साहब ने पहला प्रिंसिपल दिया, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यानी कि टेलर साहब का मानना है कि किसी भी काम को करने का ना कोई बेस्ट मेथड जरूर होता है। तुक्केबाजी मत मारो, वो बेस्ट मेथड पहले ढूंढ के निकालो जिससे आपके रिजल्ट अच्छे आते हो। मान लो आपने कोई काम करना और वही काम किसी और कंपनी ने पहले कर चुकी है और उसके रिजल्ट अच्छे आए, तो क्यों तुक्केबाजी मार रहे हो? उसी का मेथड उठाओ, अपने में लगा दो। हिट एंड ट्रायल मेथड मत लगाओ। क्यों? अगर वो आपका ट्रायल खराब हुआ, आपके पैसे खराब होंगे, आपका समय खराब होगा। तो सीधी बात है, टेलर साहब का मानना है हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं होना चाहिए। तो स्टेट्स दैट ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मैनेजमेंट शुड बी रिप्लेस्ड बाय साइंटिफिक मेथड। ट्रेडिशनल मेथड मत लगाओ कि तुक्केबाजी मार रहे हो, साइंटिफिक मेथड लगाओ। साइंटिफिक का मतलब ये होता है जिसके रिजल्ट फॉर श्योर होते हैं। आपको पता है ना, बटन दबाऊंगा तो लाइट जलेगी जलेगी, अगर लाइट आ रही है तो साइंटिफिक है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं हवा में सेब उछालूंगा तो वो नीचे आएगा ही आएगा, साइंटिफिक है। तो टेलर साहब भी ये कहते हैं साइंटिफिक मेथड लगाओ जिससे रिजल्ट आपके श्योरली आए। ठीक है। डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन, डिसीजन किस पे बेस्ड होने चाहिए? फैक्ट पर होने चाहिए, तुक्केबाजी पे नहीं। एनालिसिस करो अच्छे से, एक्सपेरिमेंट करो अच्छे से, पहले ढूंढ लो कोई किसी ने ऐसा कुछ करा हो, वही आप लगा लो। नॉट ऑन ट्रायल एंड एरर। ये मत करो कि लगा के देखेंगे होगा तो ठीक है, फिर वो पैसे खराब होंगे। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। बेटा, हार्मनी का मतलब होता है सुख, शांति, और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है बेटा कलेश। टेलर साहब कहते हैं सुख शांति होनी चाहिए, कलेश नहीं होना चाहिए। इस कैसे सर जी? आओ देखते हैं किसके बीच में सुख शांति कलेश। ये देखो कौन दिख रहा है तुम्हें? वर्कर। और ये कौन दिख रहा है तुम्हें? मैनेजमेंट। इन दोनों के बीच में सुख शांति होनी चाहिए, कलेश नहीं होनी चाहिए। नहीं एक दूसरे को देख के गाली दे रहे हैं। द प्रिंसिपल एम्फासिस दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट, वो बंदा, एंड द वर्कर, ये बंदा। ठीक है बेटा, ओके। वर्कर शुड वर्क हार्ड। अब ये कैसे होएगा? इसको अच्छे से, ये वर्क हार्ड वर्क करे एंड बी विलिंग टू एम्ब्रेस चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी। और ये है मेन बात, कोई अगर बदलाव, जनरली क्या होता है जब कोई किसी चीज को आपको बदलने के लिए बोलते हैं ना, जिसके आप आदी हो, तो आप उस बदलाव को हमेशा रोकते हो, ना ना मत करो, या क्या ही जरूरत है, इससे क्या ही हो जाएगा। तो वर्कर को यह समझाया गया कि वर्कर, एक तो तुम हार्ड वर्क करो, एक तो तुम हार्ड वर्क करो, और दूसरा आप जो है चेंजेस को भी एक्सेप्ट करो। अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसको आप एक्सेप्ट करो। ओके, चलो, इसके लिए तो आपने ये बोल दिया। द मैनेजमेंट शुड ऑल्सो रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कर एंड ट्रीट देम फेयरली। इज्जत दो भाई, इसे इज्जत दो, ये इज्जत के भूखे हैं। बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड चेंज देयर थिंकिंग। दोनों को अपने सोच को चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं सोचना चाहिए चल चल तेरे जैसे बहुत हैं, तेरे जैसे वर्कर और आ जाएंगे, और ना ही वर्कर को ऐसा सोचना चाहिए चल चल तेरे जैसी कंपनी भतेरी है, कोई भी नौकरी पे रख लेगी। ये गलत है थिंकिंग। बोथ शुड रियलाइज दैट दे रिक्वायर्ड अनदर। दोनों को रियलाइज होना चाहिए, ये दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या है बेटा? बहुत जरूरी है। बोलिए, इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? बोलो जल्दी से।
बोलो इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? चलो कोई नहीं, जाने दो। हाँ जी, अरे कहां थे हम? हाँ जी, अच्छा यहां पे ना एक चीज इसमें मिसिंग दिख रही है मेरे को, मैं उसको आपको मेंशन करवा देता हूं। उसका नाम है मेंटल रिवॉल्यूशन। दोनों को अपनी सोच में फर्क लाना पड़ेगा, मेंटली एक दूसरे को इज्जत देनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने आपको बताया वर्कर को क्या करना चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए, चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैनेजमेंट को क्या करनी चाहिए, मैंने आपको बताया इज्जत देनी चाहिए। इज्जत के साथ साथ अगर कंपनी, देखो कंपनी चला तो वर्कर ही रहे, अल्टीमेटली प्रोडक्शन तो यही कर रहे हैं, तो कंपनी को अपने फायदे शेयर करने चाहिए। शेयर गेन्स, शुड शेयर गेन्स विद वर्कर, वर्कर के साथ अपने फायदे शेयर करने चाहिए, यानी सब कुछ खुद ही खा रहे हो, ये गलत बात है। अगला चलते हैं, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये पेपर में आ जाता है कई बार, ठीक है, कि ये किसका एक्सटेंशन है, तो याद रखना हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है। देयर शुड बी कंप्लीट बिटवीन कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म, यानी कि अपने अपने बारे में मत सोचो, एक दूसरे के बारे में सोचो। अकॉर्डिंग टू टेलर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आती है आपकी केस स्टडी में लाइन, केस स्टडी में लाइन मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा, ये रहा, ये केस स्टडी की लाइन है बेटा। मैनेजमेंट शुड वर्क ऑलमोस्ट साइड बाय साइड विद द वर्कर। मैनेजमेंट को वर्कर के साथ साइड बाय साइड काम करना चाहिए। ये ना हो वर्कर को सांस नहीं आ रहा है और मालिक आराम से बैठा हुआ है, अरे भाई थोड़ा सा हाथ लगा दे, घिस जाएगा, इज्जत खराब हो जाएगी तेरी, या सारा ही लोड उसके ऊपर डाल दिया, गलत बात है। शुड वर्क ऑलमोस्ट साइड बाय साइड विद द वर्कर, हेल्पिंग, एंकरेजिंग एंड स्मूथिंग द वे फॉर देम, ताकि वो एंकरेज हो सके, उनकी मदद करो ताकि काम भी स्मूथली चल सके, ठीक है। शुड बी टेकन इनटू कंसीडर, मैनेजमेंट शुड बी ओपन, हाँ ये रहा, एक ये भी होती है, सजेशन के लिए अपने कान खुले रखो, सजेशन के लिए अपने कान खुले रखो, कि अगर कोई एम्प्लॉय सजेशन दे रहा है तो आंख कान बंद मत करो, उसकी सुनो वो क्या कहना चाह रहा है, समझ गए बात को? ठीक है सर जी, तो ये लाइन थोड़ी सी हमारी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हम, ठीक है। ओके नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू इज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब यह है कि बंदे को वो काम दो, वही बंदे को वो काम दो जो उसकी पर्सनैलिटी को सूट करता है। मुझे बाउंसर बना दोगे तो पिटेगा ही मेरे साथ वाला, तो ऑब्वियस सी बात है भैया, मेरे को, मैं हूं टीचर, मेरे को टीचर का काम दो। अब किसी बाउंसर को अच्छा खासा भाई बॉडी शॉडी बना रखी है लेकिन बुद्धि कमजोर है, उसको कह दिया चल तू विजय गोयल की जगह पढ़ा ले, ऐसा भी नहीं हो सकता भाई। काम वो दो जिस काम को करने में एम्प्लॉय माहिर हो, ताकि वो उसके काम को अच्छे से एफिशिएंसी के साथ कर सके, समझ गए बात को? ये रहा, द वर्क असाइन्ड टू एम्प्लॉय शुड सूट देयर कैपेबिलिटीज। जो काम उसे आप दे रहे हो वो उसको सूट करना चाहिए, समझ गए? दे शुड बी गिवन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। उनको ट्रेनिंग वगैरह करा के दो ताकि वो अपने काम को और बेहतर से कर सके। एफिशिएंट एम्प्लॉय वुड प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर। अच्छा एम्प्लॉय आपको ज्यादा कमा के देगा, ज्यादा प्रोडक्शन करके देगा। दिस विल एंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड द वर्कर। प्रॉस्पेरिटी यानी कि तरक्की, कंपनी और वर्कर दोनों ही तरक्की करेंगे अगर आप इस चीज को अपना लेते हो तो। ये टेलर साहब के कुछ प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल। अब टेलर साहब ने हमने टेलर साहब से पूछा, मैं टेलर साहब आप बड़ी कह रहे हो ये टेक्निक अपना लो, वो मतलब साइंटिफिक डिसीजन लो, ये करो, कैसे ले, कोई तरीके हैं? तो उन्होंने पकड़ा दिया अपने को टेक्निक से। तो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, आइए पढ़ लेते हैं। इसके अंदर 1 2 3 4 5 टेक्निक आपके सामने दिख रही है। 5 नहीं होती है वैसे, ज्यादा होती है, ये इसी के अंदर डाल रखा है ये वाला, ठीक है। ये सब मैं बता दूंगा आपको क्या क्या है। सबसे पहली टेक्निक क्या है? फंक्शनल फॉरमैनशिप। बेटा फंक्शनल फॉरमैनशिप का मतलब क्या, मैंने पहले बताया आपको, टेलर साहब फैक्ट्री के लिए बनाए हैं। टेलर साहब ने नियम फैक्ट्री के लिए बनाए थे। टेलर साहब कह रहे हैं फैक्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन। मैं कहा जी बिल्कुल। कह रहा है आप अपनी कंपनी के अंदर, अपनी फैक्ट्री के अंदर 8 बंदे रखो। कितने बंदे रखो? 8 बंदे रखो, जिनमें से 4 का काम यह होगा कि प्लानिंग करना कि प्रोडक्शन करना कैसे है, उसका पूरा ड्राफ्ट तैयार करना।
प्लानिंग करना किस बात की, माल बनाना कैसे है, और अगले 4 उस माल को बनवा करके देंगे उस तरीके से जो तरीके पहले 4 ने दिए थे। समझ में आ गई? अब बच्चों को ये याद करने में आफत होती है, मैं याद कराऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। देखो, फंक्शन फॉर्मेशनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। पेपर में ये आ जाता है, ये किसका एक्सटेंशन है? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क का, ठीक है बेटा, याद रखना इसको। पिछले वाला जो था वो एक्सटेंशन किसका था? ये वाला किसका एक्सटेंशन था? ये एक्सटेंशन था प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। और ये किसका, ये जो टेक्निक है ये किसका एक्सटेंशन है? ये एक्सटेंशन है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क का, ठीक है बेटा। इट इज अ टेक्निक विच एम्स टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ सुपरविजन एट शॉप फ्लोर। शॉप फ्लोर यानी फैक्ट्री, बाय डिवाइडिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये छोड़ो, अगले 4, अगले पे चलते हैं। ये रहे वो 4, पहले 4 प्लानिंग करवाएंगे और अगले 4 एग्जीक्यूट करवाएंगे प्लान को, ठीक है। तो पहले 4 का नाम पढ़ते हैं जो प्लानिंग करवाएंगे। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इसका काम क्या होता है? इंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट करना, कौन एम्प्लॉय कौन सा वर्कर किस समय पे आ जाना चाहिए, क्या टाई बेल्ट लगानी है आपको, किस समय आ जाना है, क्या नहीं करना है, कंपनी में क्या करना है, फैक्ट्री के अंदर, तो इंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट करना। रूट क्लर्क, ये प्रोडक्शन का रूट बताएगा, पहले माल इस वाली मशीन पे डालना, फिर इस मशीन से उस मशीन पे डालना, फिर उस मशीन से उस मशीन पे डालना, और सबसे पहले माल उधर वाली फैक्ट्री से इधर लेके आना। रूट बताएगा, रूट, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम एंड कॉस्ट। टाइम एंड कॉस्ट ये बताता है कि इस माल को बनने में कितना समय लगना चाहिए और कितना खर्चा आना चाहिए, ये सब तैयार करके देगा। और डिसिप्लिनियर, इसका काम ये होता है कि डिसिप्लिन को एंश्योर करना। अगले 4 उसको रियल में करवाएंगे। देखो, सबसे पहले क्या है बेटा? स्पीड बॉस। ये सारे याद कराऊंगा मैं, चिंता मत करो भी। स्पीड बॉस, स्पीड बॉस काय के लिए जिम्मेदार है? स्पीड बॉस जिम्मेदार है टाइमली काम को खत्म कराने में। नाम में छुपा हुआ स्पीड, टाइम पे काम को खत्म कराने में, वो टाइम जो इस बंदे ने बताया होगा, ठीक है। एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब। गैंग बॉस, टू कीप मशीन एंड टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशन बाय द वर्कर, यानी कि वर्कर आ रहे हैं तो उनके आने से पहले मशीन्स को और टूल्स को बिल्कुल सेट करके रखना। ये ना हो वर्कर आ रहा है, पता लगा मशीन ही खराब पड़ी है, ये गलत है। उसके आने से पहले टूल्स एंड मशीन्स को रेडी रखना आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद रिपेयर बॉस, अगर काम करते वक्त मशीनों में कोई खराबी आ जाती है, काम के दौरान खराबी आ जाती है, तो उसको रिपेयर करने का काम इसका होता है। और इंस्पेक्टर का काम क्या होता है कि ये देखना, माल का इंस्पेक्शन करना कि उसकी क्वालिटी कैसी है, ये क्वालिटी खराब ना होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। चलो सर, शुरू के 4 याद कराओ। अच्छा, याद तो मैं बाद में कराऊंगा, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, 2 सवाल बनते हैं अगर एमसीक्यू में। एक तो ये कि ये किसका एक्सटेंशन है, और एक सवाल ये बनता है ये टेक्निक किस प्रिंसिपल को वॉयलेट कर रही है। तो वो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता था? एक बंदे पे एक ही बॉस होना चाहिए। यहां तो इसने 8 बिठा दिए जो वर्कर के ऊपर नजर रखेंगे, सारे परेशान करेंगे उसको, पर है तो है टेक्निक उसकी, ठीक है बेटा। अब ये शुरू के 4 कैसे याद होंगे? मान लीजिए बेटा, आज आप घूमी जा रहे हो कहीं पे, लेट से आप वृंदावन जा रहे हो, तो ये आपका रास्ता है, ये आपकी गाड़ी है बेटा, ये गाड़ी है, ठीक है। गाड़ी में आप बैठे हुए हो, तो ये आप वृंदावन के किस पे निकले बेटा? रूट पे निकले, ठीक है सर जी। रास्ते में आपको बड़े बड़े वो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई मिलती हैं, वृंदावन के लिए सीधे हाथ पे मुड़ जाओ, उल्टे हाथ पे मुड़ जाओ। देखते हो ना रास्ते में वो जो साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं, तो वो आपको क्या दिखा रहे हैं बेटा? सर जी वो हमारे को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। क्या हमें उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। नहीं करा तो मान लो वो कह रहा है वृंदावन के लिए सीधे मुड़ जाओ, आपने कहा जी हाँ मैं तो उल्टे हाथ से जाऊंगा, पता लगा जंगल में पहुंच गए। अब क्या होगा? वापसी आओगे, समय खराब हुआ, पेट्रोल खराब हुआ। तो इस इंस्ट्रक्शन को बहुत केयरफुली आपको फॉलो करना चाहिए। उससे आपका क्या बचता है? उससे सर हमारा टाइम एंड कॉस्ट बचता है। उससे हमारा टाइम एंड कॉस्ट बचता है। और इंस्ट्रक्शन को कैसे फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से, उसी से आपका टाइम एंड कॉस्ट बचेगा। तो बताओ, हम वृंदावन के किस पे निकले? रूट पर। रास्ते में हमें क्या मिला?
इंस्ट्रक्शन मिली, यहां मुड़ जाओ वहां मुड़ जाओ, हमें उसको कैसे फॉलो करना चाहिए, डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा सर जी, टाइम भी ज्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा। तो याद रखना, इसको हमने कैसे याद करा, वृंदावन के रूट से। अगले 4 कैसे याद होंगे बेटा, अगले 4 याद होंगे आपको चोर बाजार से। हमारे पास में यहाँ पे एक मार्केट है जहां पे ना बाइक वगैरह के पुराने पार्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन उस मार्केट के अंदर 2 काम होते हैं, तो आपको पार्ट्स भी मिल जाते हैं, अगर आपको अपनी बाइक रिपेयर वगैरह करानी है तो वो भी हो जाती है। लेकिन वहां एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर रिपेयरिंग करा रहे हो तो आपको वहां पे उसी की दुकान पर खड़े रहना चाहिए, अपनी बाइक को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। वरना आप अगर 1, 2, 5 मिनट के लिए गए, इतने में पूरी की पूरी आपकी बाइक अंदर से पार्ट उसके निकाल लिए जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगती है। समझ गए? तो मेरा दोस्त गया था, उसके साथ ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था, वो अपनी बाइक को रिपेयर कराने गया था, 2 मिनट उसको जाना पड़ा, 5 मिनट के लिए कुछ खाने पीने के लिए। इतने में ही उसके जाते ही बड़ी स्पीड से एक गैंग आता है, एक बंदा नहीं होता, पूरा गैंग आता बड़ी स्पीड से, सारे के सारे अपने पुर्जे खोल लेता है, जो जो उसको चाहिए सब सामान निकाल के ले जाता है। फिर वो वहां गया, पुलिस वाले खड़े थे, बाबूजी बाबूजी मेरा माल चोरे हो। बेटा पुलिस वाले भी कुछ नहीं कहते वहां पे, वो कह रहे हो गया हम क्या करें। समझ रहे हो मेरी बात को, सब मिली भगत है। तो देखो बेटा, तो बताओ मेरा दोस्त काहे के लिए गया था, मेरा दोस्त काहे के लिए गया था सर, आपका दोस्त गया था सर जी रिपेयर कराने के लिए। ठीक है, रिपेयर कराने गया था, तो इतने में 5 मिनट के लिए इधर उधर क्या हुआ, बड़ी स्पीड से एक क्या आया, गैंग आया और उसकी बाइक में से पुर्जे निकाल के ले गया। जब वो पुलिस वाले पे गया, इंस्पेक्टर साहब मेरी चीजें चोरी हो गई, तो पुलिस वाले ने कहा भग जा, मेरे को भी कुछ नहीं पता। तो स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, ये आपकी कुछ मदद कर पाएगा चीजों को रिटेन करने में। समझ गए मेरी बात को? जी सर जी समझ गए। तो मैं आपके लिए ये रंगीले कर देता हूं, ठीक है मेरे बच्चा, ये ले। ठीक, तो उसका वो है वृंदावन वाला, उसका क्या है, लो लिख दूंगा, वृंदावन का रूट। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट, मेथड स्टडी लगभग वही है जो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में। मेथड स्टडी ये कहती है कि हर काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है, उस बेस्ट मेथड को आपको फाइंड करना चाहिए। समझ गए? एंड वो हर चीज के लिए होता है वो बेस्ट मेथड। एक रॉ मटेरियल को लाने से लेकर के और प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करने तक का पूरा एक मेथड होता है, एक प्रोसीजर होता है। आप उस प्रोसीजर को फाइंड करो, उस मेथड को फाइंड करो और उसको अपनी कंपनी में लगाओ। इससे होगा क्या, आपको कॉस्ट कम पड़ेगी, मिनिमाइज कॉस्ट हो जाएगी, आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगी। मतलब फायदा ही फायदा है। कहने का मतलब यह है, कच्चे माल को लाने से और माल तैयार करके ग्राहक को बेचने तक का पूरा एक मेथड होना चाहिए, प्योर परफेक्शन वाला मेथड। इससे आपके खर्चे कम हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट मोशन स्टडी। बेटा मोशन का मतलब क्या होता है सर? मोशन का मतलब होता है मूवमेंट की स्टडी। आप अपनी कंपनी में मूवमेंट की स्टडी करो कि आपके एम्प्लॉय बार बार उठ के भग रहे हैं, बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, हर बात में ये कर रहे हैं। जैसे हम पढ़ाते वक्त अपने बच्चों की मोशन स्टडी करते रहते हैं कि भैया कौन बच्चा कितनी बार इधर उधर देख रहा है, कोई ऐसे करके मोबाइल तो नहीं चला रहा है। क्यों? ये जरूरी है हमारे लिए। हम ऐसी सख्ती नहीं करेंगे तो हमारा बच्चा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे पाएगा और उसका रिजल्ट खराब हो जाएगा। ऐसे ही कंपनी को भी हर चीज की मोशन स्टडी करनी चाहिए कि क्या क्या हमारे को मूवमेंट जरूरत है, अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। और ये बात सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, ये मशीनों तक की मूवमेंट के लिए भी डिसाइड करा गया है। अननेसेसरी मूवमेंट कहीं नहीं होनी चाहिए। It is a technique to study the movement which are undertaken while doing a well-defined job. The movement could be productive. Movement productive होनी चाहिए, incidental and unproductive. मतलब वो कैसे कैसी हो सकती है, मूवमेंट कैसी कैसी हो सकती है, प्रोडक्टिव मूवमेंट हो सकती है, खामखा की मूवमेंट हो सकती है, और इंसिडेंटल यानी कि ऐसे ही एकदम पता नहीं था, जानबूझ के नहीं करा पर मूवमेंट हो गई। ठीक है ना, जैसे किसी ने ऐसे कुर्सी खींच दी तो बच्चा गिर गया, तो वो जानबूझ के नहीं था, इंसिडेंट था वो। ठीक है, मोशन स्टडी सीख। अब हम इस स्टडी से क्या करेंगे,
एलिमिनेट यानी खत्म करेंगे किसको, अननेसेसरी एंड वेस्टफुल मूवमेंट को, खामखा के मूवमेंट को खत्म करेंगे, सो दैट इट टेक लेस टाइम टू कंप्लीट अ जॉब एफिशिएंटली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी वही है कि हम ये स्टडी करते हैं, टाइम की स्टडी करते हैं कि एक माल को बनने में कितना समय लगना चाहिए, कितना नहीं समय लगना चाहिए। जैसे कि हम आपकी तैयारी जब हम कराते हैं तो हम आपके टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो उसके अंदर हम आपको टाइम क्यों देते हैं, हम क्यों नहीं कहते बेटा सुबह आ जाइए और रात तक जब तक तेरा टेस्ट ना हो जाए करता रहियो, क्योंकि भैया पेपर में आपको उतना समय नहीं दिया जाएगा, तो आपकी हमें टाइम स्टडी भी करनी पड़ती है कि कौन सा बच्चा कितने समय में कितना क्वेश्चन कर पा रहा है। हम क्लास में कई बार डांट लगाते हैं, 1 घंटा हो गया तुझे इसी सवाल में, पेपर में 3 घंटे मिलेंगे तो 3 ही सवाल करके आएगा। टाइम स्टडी हमने हर सवाल के लिए डिसाइड कर रखा है, एक बच्चे को एक सवाल को करने में कितना समय मिलना चाहिए। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है तो हम बच्चे से कहते हैं बेटा 1.25 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपका, तो आपके पास लास्ट में टाइम भी बचेगा। ये सब टाइम स्टडी करनी पड़ती है मेरे बच्चे रिजल्ट निकालने के लिए। तो इट इज अ टेक्निक टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम यानी कितना टाइम लगना चाहिए, कितना टाइम लगना चाहिए, समझ गए मेरी बात को, कितना टाइम लगना चाहिए बाय अ वर्कर ऑफ रीजनेबल स्किल एंड एफिशिएंसी टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। द स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर होल ऑफ द टास्क बाय मेकिंग सेवरल रीडिंग। टाइम सेट करते समय पहले आप खुद चेक करो, जब भी आपका एग्जामिनर 3 घंटे का पेपर बनाता है ना, तो वो इन चीजों को खुद भी देखता है कि अगर पहले टेस्टिंग करवाते हैं कि रियल में हम करके देखते हैं क्या ये 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में हम खुद कर पा रहे हैं जो बच्चे को दे रहे हैं। तो स्पेसिफाइड रीडिंग होती है, सेवरल रीडिंग होती है, उसके बाद टाइम डिसाइड किया जाता है कि कितना टाइम रखना चाहिए हमारे को, समझ गए बात को। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर टू बी एम्प्लॉयड। इससे हमें पता लगेगा, जैसे मान लो एक डब्बे को बनाने में 1 घंटा लगता है, नहीं, एक डब्बे को बनाने में 1 दिन लग जाता है, और मुझे रोज के 10 डब्बे तो बनाने होते, तो मुझे कितने वर्कर रखने पड़ेंगे, 10 वर्कर। ये कैसे डिसाइड करा, ये ऐसे डिसाइड करा, सबसे पहले मैंने देखा मेरे इस काम को करने में समय कितना लगता है, तो इससे स्टडी से मुझे ये भी पता लगता है कि कितने वर्कर मुझे रखने चाहिए अपनी कंपनी में। फ्रेम सुटेबल, इंसेंटिव स्कीम, उनको हमें क्या क्या इंसेंटिव देना चाहिए ताकि वो उस समय पे उस काम को कर सके। लेबर कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, वर्कर्स को हम कितने पैसे देंगे, भैया एक दिन में 1 डब्बा बना रहा है तो अगर तू 2 बनाएगा तो तेरी कितनी सैलरी कर दी जाएगी, लेबर कॉस्ट वगैरह, ठीक है। दैट्स इट, आगे चलते हैं। ये मोशन स्टडी रिपीट हो गया। ओके, फटीग स्टडी। बेटा फटीग का मतलब क्या होता है, थकावट। थकावट, आपको स्कूल में ब्रेक क्यों दिया जाता है, थकावट हो जाती है कि चल भैया आधे घंटे का ब्रेक ले ले, कुछ खा पी ले, वरना पूरा दिन तुम्हें रगड़ते रहेंगे, तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आखिर पीरियड में तो बच्चे की लाश निकलेगी क्लासरूम से, समझ गए ना। तो फटीग स्टडी डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी। देखो 2 चीजें हैं यहाँ पे, अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी। अमाउंट का मतलब यहाँ पे है कितने टाइम का ब्रेक देना चाहिए, कितने टाइम का ब्रेक देना चाहिए, कितने टाइम का ब्रेक देना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार ब्रेक देना चाहिए, कितनी बार ब्रेक देना चाहिए। आपके स्कूल में एक ही बार ब्रेक दिया जाता है, जो भी 10-15 मिनट, आधा घंटा, जो भी होता होगा, ठीक है ना। चलो, और द रेस्ट इंटरवल इन कंप्लीटिंग टास्क। द रेस्ट इंटरवल हेल्प द वर्कर टू रीगेन स्टेमिना। वो उससे क्या करता है, अपना स्टेमिना रीगेन करता है, ये वर्ड्स मिलते हैं आपको केस स्टडी में। एंड वर्क अगेन विद द सेम कैपेसिटी रिजल्टिंग इन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। और फिर वो उसी क्षमता से, पुरानी क्षमता से काम करता है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। देयर कैन बी मैनी कॉजेज फॉर फटीग लाइक लॉन्ग वर्किंग आवर, बहुत समय, लंबे समय से आप काम कर रहे हो, डूइंग अनसुटेबल वर्क, बैड वर्किंग कंडीशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब थकावट कई कारणों से हो जाती है। अब आप क्लास में बैठे हो, बराबर में कहीं से चूहे के मरने की स्मेल आ रही है, तो आप तो जाते ही आपका मूड खराब हो जाए, आप सर जी बस छोड़ दो, नहीं हो रहा है, या तो इसे सफाई कराओ या हमें साफ करो यहाँ से, समझ गए ना। तो वर्किंग कंडीशन बड़ी मैटर करती है। ओके, नेक्स्ट, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का मतलब ये होता है कि हर एम्प्लॉय को आप सेम रेट से पेमेंट मत करो। मान लो आपने स्टैंडर्ड टारगेट सेट कर रखा है कि अगर कोई बच्चा, कोई मान लो, चलो मैं इसी का एग्जांपल लेता हूं, चलो 10 यूनिट मैंने कहा है, अगर कोई 10 यूनिट, ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये हमारा, हमने सोच रखा है कि 10 यूनिट तो आप बना के जाओ।
अगर आप 10 से ज्यादा बना लेते हो तो आपको हम हर डब्बे पे पेमेंट करेंगे 50 रुपए के हिसाब से। यानी 10 से 11 भी बना लिए तो आपको 50 रुपए के हिसाब से पेमेंट मिलेगी। अगर आपने 10 से कम बनाए तो आपको पेमेंट मिलेगी 40 रुपए के हिसाब से। अब इससे होगा क्या, बात को समझो। जब छुट्टी होने का टाइम होता है तो बच्चे 10 मिनट पहले बैग बंद कर देते हैं, बस अब तक छुट्टी होने वाली है। क्यों? भागने की रहती है, अब घंटी बजे हम भगे। इसी भगावट को रोकने के लिए बनाया गया है। अब वर्कर अगर 9 पे रुक रहा होगा ना, मान लो उसने 9 बना लिए होंगे डब्बे और अभी 15 मिनट बच रहे होंगे, 15 मिनट में डब्बे बन सकते हैं। अब वो कहेगा भाई बना ले, भाग मत, कर ले, ये एक आध डब्बा और बनाते तेरे को भी 50 रुपए के हिसाब से पेमेंट मिलेगी, वरना मिलेगी 40 रुपए के हिसाब से, नुकसान हो जाएगा। इससे क्या हुआ, जो एफिशिएंट वर्कर है यानी जो क्षमतावक वर्कर है, जो अच्छा वर्कर है, उसको मिल गया रिवॉर्ड, और जो लेस एफिशिएंट वर्कर है उसको मिल गया जो है एक कह सकते हो आप मोटिवेशन मिल गया कि काम को हमें भी करना चाहिए ताकि हमारे भी घर पे ज्यादा पैसे पहुंचे। ठीक है बेटा, चलो पढ़ लो। इट इज अ टेक्निक विच डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट वर्कर एंड लेस एफिशिएंट वर्कर। टेलर वांटेड टू रिवॉर्ड एफिशिएंट वर्कर। टेलर चाहते थे कि हम जो है ना एफिशिएंट वर्कर को तो हम रिवॉर्ड दें, कुछ इनाम मिलना चाहिए। सो इंट्रोड्यूस डिफरेंट रेट ऑफ वेज पेमेंट फॉर दोज हु परफॉर्म्ड अबव स्टैंडर्ड, रिवॉर्ड द एफिशिएंट वर्कर। ठीक है बेटा, सिंपल है। आगे चलते हैं। अगला स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। बेटा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये सिंपल सा है। स्टैंडर्डाइजेशन क्या कहता है, टेलर साहब कहते हैं देखो जी हर काम को करने का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। आपने कभी देखा है कोई भी आप प्रोडक्ट कंपनी का खरीदते हो, लेट से आप कोई चॉकलेट खरीद रहे हो, लेट से आप डेयरी मिल्क की चॉकलेट खरीद रहे हो, कभी आपको ऐसा लगा है कि यार आज डेयरी मिल्क की चॉकलेट मीठी बहुत हो गई, ज्यादा चीनी डाल दी कंपनी ने? ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। जबकि हमारे आपके घर में सामान थोड़ा सा भी बनता है तो उसमें भी हर बार सेम टेस्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारे घर पे नपा तुला सामान नहीं डलता, तुक्के से सामान डलता है। चल इतनी चीनी डाल दे, कभी 4 चम्मच डाल दे, पता लगा कई बार चीनी की क्वालिटी बहुत अच्छी आई हुई है, वो 4 चम्मच बहुत ज्यादा मीठा कर गई। चीनी की क्वालिटी खराब आई हुई है, वो 4 चम्मच भी फेल हो गई। कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है ना, कंपनी में हर चीज का स्टैंडर्ड सेट होता है। चीनी लेंगे तो इस क्वालिटी की लेंगे, दूध लेंगे तो इस क्वालिटी का लेंगे, बिल्कुल नपा तुला वजन डलेगा, इसलिए आपको हर बार टेस्ट सेम मिलता है। यही टेलर साहब कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, हर चीज का आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। और सिंप्लीफिकेशन क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन ये कहते हैं कि भैया ऐसा है अगर आपके पास आपकी कंपनी के 10 प्रोडक्ट हैं, 10 में से 3 ही बिकते हैं, 7 तो खामखा चला रहे हो, बंद कर दो उन 7 प्रोडक्ट को, बिल्कुल बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है उन प्रोडक्ट को बनाने की। अननेसेसरी आप अपने पैसे खराब कर रहे हो उसके अंदर। समझ में आ रही है मेरी बात? बंद कर दो, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। अब जरा इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं। यहां पे आपके टेक्निक और प्रिंसिपल दोनों खत्म होते हैं मेरे बच्चों। अब हम इन दोनों के डिफरेंसेस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, पर्सपेक्टिव। फ्योल साहब किस पे ध्यान देते हैं, टॉप लेवल पे। टेलर साहब किस पे ध्यान देते हैं, शॉप फ्लोर यानी फैक्ट्री। ठीक है बेटा, सुपरवाइजरी लेवल भी आप बोल सकते हो। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, इन्होंने कैसे प्रिंसिपल फॉर्म करे थे, इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से फॉर्म करे थे और इन्होंने ऑब्जर्व करके फॉर्म करे थे, एक्सपेरिमेंट वगैरह। मैंने कहा ना थोड़े से रिजिड नेचर के थे, ये बार बार साइंस 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 करते रहते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल, तो इसलिए एक्सपेरिमेंट वर्ड इनमें यूज किया गया है। फोकस, इनका फोकस ये था ओवरऑल इंप्रूव हो सके ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कंपनी का एडमिन, कंपनी को चलाने का तरीका इंप्रूव हो सके। टेलर का क्या ऑब्जेक्टिव था, टेलर का था प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, यानी लेबर से काम को करवाना, माल अच्छे से बनवाना। यूनिटी ऑफ कमांड, तो स्टॉन्च प्रोपोनेंट, यानी कि ये बहुत ज्यादा यूनिटी ऑफ कमांड को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, तभी तो इन्होंने प्रिंसिपल बनाया, एक वर्कर के ऊपर एक ही एम्प्लॉय, एक ही बॉस होना चाहिए। लेकिन टेलर साहब ये फील नहीं करते थे। टेलर साहब कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी तो याद करो उनकी एक टेक्निक थी, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। कहां गई? ये रही। उसमें मैंने क्या लिखवाया था फंक्शनल फॉर्मेनशिप में, प्रिंसिपल वायलेट होता है यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड का, और यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल फ्योल साहब ने दिया था।
फ्योल साहब तो यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं, लेकिन टेलर साहब के लिए यूनिटी ऑफ कमांड नाम की कोई चीज इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ गए? आगे चलते हैं। एप्लीकेबिलिटी, तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल कुछ स्पेशलाइज सिचुएशन में ही है। यानी कि अगर आप समझो आपके यहाँ पे वर्कर ही एक है, तो आप 8 वर्कर थोड़ी रखोगे उस पर नजर रखने के लिए कि ये माल ऐसे बनेगा, ये माल ऐसे बनेगा। स्पेशलाइज सिचुएशन। एक्सप्रेशन जनरल थियरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं टेलर साहब को। ठीक है मेरे बेटे? ओके, नेक्स्ट, बस चैप्टर खत्म होने वाला है। कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रिंसिपल फीचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो सबसे पहले ये हमें क्या देती है? जनरल गाइडलाइंस देती है कि ये काम ऐसे कर लो तो बेहतर है। ये बात मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर की शुरुआत में ही बताया था। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिस हुई है या एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उसी से प्रिंसिपल डेवलप हुए हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कैरेक्टर क्या है। जैसे कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे आप कहते हो यार ये बंदा अच्छा नहीं है, यार ये बंदा अच्छा नहीं है, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, तो उसका कैरेक्टर बता रहे हो। ऐसे ही हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कैरेक्टर बता रहे हैं। तो पहला कैरेक्टर क्या है कि हमें गाइडेंस देते हैं। दूसरा कैरेक्टर क्या है? ये एक्सपेरिमेंट होकर के जब बने हैं, ऐसी तुक्केबाजी में नहीं बने हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, हाँ आप लेकिन अपने हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है? फ्लेक्सिबल होते हैं, वही फ्लेक्सिबल में वो आ गया कि आप इसके अंदर अपने हिसाब से क्या कर सकते हो बेटा? मॉडिफिकेशन यानी चेंजेस कर सकते हो। ठीक है मेरे बच्चे? ओके। कॉन्टिंजेंट, कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या होता है कि ये प्रिंसिपल हर जगह काम कर जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। मैंने कहा ना कि अगर एक छोटी सी कंपनी है, वो अभी भाई बिल्कुल स्टार्ट ही हुई है, उसके यहां भी मार्कर बनता है, अभी स्टार्ट ही है भाई, वो इतने वर्कर नहीं रख सकती कि वो निब अलग बनवा ले, इसकी बॉडी अलग बनवा ले और इसका गुदा अलग बनवा ले, नहीं बनवा सकती, इसका रूह अलग बनवा दे, वो नहीं कर सकती। तो कॉन्टिंजेंट है। कई लोग कहेंगे नहीं नहीं हम तो फॉलो करेंगे, कई लोग कहेंगे ना ना भैया हमारे बस की कहां है, इतने लेबर कहां से लाएंगे। बिहेवियर, ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बनाए गए हैं ताकि उनके बिहेवियर को ठीक करा जा सके, उनको अपने तरीके से काम करवाया जा सके उनसे। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये बताता है कि अगर ऐसा सिचुएशन हो तो अगर आप ये प्रिंसिपल लगाओगे, डिवीजन ऑफ वर्क लगाओगे, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? डिवीजन ऑफ वर्क लगाओगे तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि आपके यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आएगी काम को करने में। अगर आप काम को टुकड़ों में बांट दोगे और वो टुकड़ा उसको दो जो काम को करने में वो माहिर हो, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? कॉज एंड इफेक्ट, यानी अगर ऐसा हुआ, कॉज का मतलब ऐसा हुआ, ये प्रिंसिपल लगाया तो इसका ये इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, सिग्निफिकेंस पूछ ले, इंपॉर्टेंस पूछ ले, नीड पूछ ले, यही है। तो सबसे पहले दे प्रोवाइड द मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। ये मैनेजर को क्या क्या प्रोवाइड करता है? जैसे फ्योल साहब ने सारे के सारे प्रिंसिपल अपने टॉप लेवल के लिए बनाए थे ना, तो टॉप लेवल के लिए क्या फायदा हो जाता है? वो मैनेजर को एक रेडीमेड सॉल्यूशन है कि अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपके जो मन में चल रहा है, इनसाइट चल रहा है कि मैं ये रिजल्ट चाहता हूं, वो रियल में अचीव हो पाएंगे रियल में। दे हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल जैसे लेबर हमारे रिसोर्सेज है, मशीन हमारे रिसोर्सेज है, तो अगर आप टेलर साहब पे ध्यान दो, तो टेलर साहब का काम ही क्या था? वर्कर से अच्छा काम निकलवाना, यानी अपने वर्कर को अच्छे से यूटिलाइज करना। दे हेल्प इन ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड द लास्ट नेक्स्ट इज दे हेल्प इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छे से बिजनेस को चलाना। आप जरा याद करके बताना, अपने आप सोचना, एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए फ्योल साहब जोर लगाते थे या टेलर साहब जोर लगाते थे? आंसर है फ्योल साहब। टेलर साहब तो किस पे जोर देते थे? कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे। दे हेल्प मैनेजर इन टेकिंग साइंटिफिक डिसीजन, साइंटिफिक डिसीजन लेने में आपको टेलर साहब इसी पे तो जोर देते आए हैं कि आप साइंटिफिक डिसीजन लो, तुक्केबाजी मत मारो। तो ये अच्छी चीज है, कोई गलत चीज थोड़ी है। दे हेल्प इन टेकिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, आपको एक प्रिंसिपल पढ़ाया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वर्कर को तैयार रहने चाहिए, कोई भी बदलाव अगर आ रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना है। तो अगर वाकई में कोई बदलाव आ रहा है जो हमारे लिए जरूरी है,
बहुत जरूरी होता है समय के हिसाब से। आपको बदलोगे नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। तो किसी बदलाव को कंपनी में लगाने में प्रिंसिपल का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि अगर उसने संभाल के अपने एम्प्लॉय को चले हैं तो वो एम्प्लॉय को मना भी लेंगे उस चेंजेस को एक्सेप्ट करने में। तो दे हेल्प इन मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, दे हेल्प इन फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां बनती है उनको फुलफिल करने में। दे आर यूज्ड एज बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, मतलब आगे के लिए कंपनी और बेहतर बन सके इसमें भी कंपनी को बहुत मदद मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दैट्स इट। तो ये हमारा मेरे बच्चे फुल फ्लेजेड हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ है। मैं पहले चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद में केस स्टडी वगैरह लेकर आऊंगा। तो शायद आपका अगला लेक्चर, शायद क्या मतलब मोस्ट हाई चांसेस हैं कि अगला पहले चैप्टर हम बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, फिर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें केस स्टडी वगैरह PYQ वगैरह डिस्कस करेंगे। आप इसको फॉलो करते रहो। जो जो मैंने अंडरलाइन करे हैं हर बार, उन अंडरलाइन को ध्यान से दिमाग में रखिए, वही आपकी केस स्टडी आपको क्रैक करने में हेल्प करेगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। सी इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे।